सभी लोग जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग। आज पुनः आपके सामने फिर प्रस्तुत हुए हैं। पिछली जो पहली क्लास ली थी हमने, वो पिछली पहली क्लास में हमने आपसे बताया था कि आयोग आपको जल्दी ही नोटिफिकेशन दे देगा, और आज आपके सामने नोटिफिकेशन आ चुका है। गुड इवनिंग सभी को ही। अब इस नोटिफिकेशन ने एक चीज स्पष्ट कर दी है आप लगभग, कि स्क्रीनिंग परीक्षा होगी या नहीं होगी। अगर आयोग को ये परीक्षा लेनी थी तो शायद उसकी तैयारियां होंगी, और जब सरकार की तरफ से वहां इंफॉर्मेशन गई तो आयोग ने उसको क्या कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है, यानी अग्रिम आदेश तक क्या होता है, पोस्टपोन। अब यहां पर एक संशय बना हुआ है कि अब इस स्थिति में क्या किया जाए। अब देखिए, पिछले 7-8 महीने से आप स्क्रीनिंग की तैयारी करते हुए आ रहे हैं, है ना। अब जो अग्रिम आदेश आएगा तो उस पर समय लग सकता है, और जहां तक मेरा अपना विचार है कि अग्रिम आदेश में यही आएगा कि अब आपकी जो है सब्जेक्ट वाइज परीक्षा होगी। ये जो है क्लियर कट है। तो अब आपको स्क्रीनिंग को हल्का बहुत देखते रहिए। अगर बाई चांस 1% पेपर हो गया तो 1% में आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इतना 8 महीने आपने पढ़ रखा है, आपको क्वालिफाई करना है। लेकिन सब्जेक्ट को अब आपको पूर्णतः कहें या 100% कहें, उसको अब आप उस पर क्या कर दीजिए, अपने आप को निछावर कर दीजिए, क्योंकि होनी लगभग जो परीक्षा है वो जो है आपका किस में होनी है, सब्जेक्ट पे ही। तो हाँ, आज इसलिए हमने आज की डेट आपको रखी थी। देखिए सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, सभी को गुड इवनिंग, है ना। तो नोटिफिकेशन आपने पढ़ लिया होगा। सोनी जोशी, बबीता, अभय सिंह करके बहुत लोग जुड़े हैं आज। चलिए, तो इतनी ही इंफॉर्मेशन मैंने देनी थी आपको, ये इंफॉर्मेशन दे दी है। तो आज हम अब इकोनॉमी को कंटिन्यूस करते हुए आगे की तरफ को बढ़ते हैं। जो बच्चे अब लेना चाह रहे हैं वो द्वंद्व में ना रहे कि स्क्रीनिंग होगा नहीं होगा, होगा तो भी अब आपको समय दिया जाएगा, नहीं होगा तब भी आपको समय मिलने वाला है। तो अब आप क्या करिए कि 70 से 80% लगभग सब्जेक्ट की तरफ को बढ़ जाइए। 20% चांसेस रखिए कि 20% की तैयारी जो है स्क्रीनिंग में रखें, लेकिन वैसे मैं कहूं तो मत रखिए, आप जो है सब्जेक्ट में आइए। लेकिन फिर भी एक रिस्क हो सकता है, तो उस रिस्क में आप क्या करेंगे, 20% वाले को कवर कर ले जाएंगे। ठीक है, अगर हो गया तो स्क्रीनिंग, नहीं हुआ तो सब्जेक्ट आपका रेडी होगा, आप धुआंधार तरीके से क्या करेंगे, वहां पर प्रदर्शन करेंगे और अपना सिलेक्शन लेके आगे बढ़ जाएंगे। तो आज की जो चर्चा थी यहां तक होनी थी। अब इस चर्चा को हम आगे की तरफ को बढ़ा रहे हैं। तो परसों या जो हमारे प्रीवियस क्लास थी उस पर हमने इकोनॉमिक की परिभाषा को क्या किया था, डिफाइन किया था। अब देखिए, इकोनॉमी आपको समझ में आने लगी होगी, अभी तो पहली क्लास थी। आज हम दूसरी क्लास में आपको बात करते हैं कि इकोनॉमी को हमको पढ़ना कैसे है और किस दिशा में हम इकोनॉमी को पढ़ेंगे। जो आपको टफ लग रहा था वो कैसे इजी होगा, वो आज की क्लास में आपका क्या हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। अब आ चुके हैं सभी लोग, ठीक है, चलो ठीक है। अब देखिए, एक आपको हम कहानी से इकोनॉमी को जो है जोड़ते हुए देखते हैं कि ऐसी इकोनॉमी पढ़ोगे कि कहानियों के माध्यम से जिसको आप कभी भूल नहीं पाओगे। जब भी जाओगे कहानी अगर आपके सामने आएगी तो आपके प्रश्नों के आंसर निकल जाएंगे। अब देखो, कहानी है क्या। कहानी की अगर हम शुरुआत करें, यह कहानी है 1945, 1945। अब एक कहावत यहां पर प्रचलित है। क्या कहावत है? वो कहावत कहा जाता है कि 1945 में विश्व अर्थव्यवस्था की तकदीर लिखी गई। क्या लिखी गई? तकदीर। अभी तकदीर कैसे कहा जा रहा है, इसके पीछे आपको कुछ कारणों से सोचना पड़ेगा। अब इस तकदीर को देखेगा कि विश्व की अर्थव्यवस्थाएं किस दिशा की तरफ को जाएंगी, वही कहानी यहां पर गढ़ी गई है। अब 1945 में ऐसा हुआ क्या कि जो हम कह रहे हैं विश्व अर्थव्यवस्था की तकदीर लिखी गई। 1945 में आपको पता है, देखो कहानी क्या होती है, सेकंड वर्ल्ड वॉर। क्या होता है?
सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा, क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब इस सेकंड वर्ल्ड वॉर का इकोनॉमी से बहुत बड़ा लेना देना था। अब इस सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि विजेता राष्ट्रों का एक सम्मेलन होता है। क्या होता है, सम्मेलन। अब उस विजेता राष्ट्रों का जो सम्मेलन हुआ, उसी सम्मेलन में क्या करे हैं कि अर्थव्यवस्था की तकदीर लिखी गई। आज बच्चों लिखना कुछ नहीं है और इकोनॉमी में लिखने की जरूरत पड़ती भी नहीं है, लेकिन जहां पर पड़ेगी वहां पर हम बात करेंगे। आज आप आराम से जो है इकोनॉमी की एक बार तस्वीर को स्पष्ट देखिए कि तस्वीर कैसे बन रही है और भारतीय अर्थव्यवस्था किधर को जा रही है और दुनिया की अर्थव्यवस्था क्या रहा। अब देखो हमने क्या कहा, सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त तो होता है और यहीं पर क्या होता है, विजेता राष्ट्रों का क्या करें हैं, एक सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन में तय किया जाता है कि विश्व की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी। ठीक है, अब हुआ क्या कि यहीं पर ही 1944 में एक सम्मेलन का नाम सुना होगा आपने, उसको कहते हैं ब्रिटेन वुड सम्मेलन। क्या नाम दिया जाता है, ब्रिटेन वुड सम्मेलन। आगे हम इस ब्रिटेन वुड सम्मेलन को जब वर्ल्ड बैंक IMF को डिटेल में पढ़ ले होंगे तो उस समय और इसको हम क्या करेंगे, स्पष्ट करेंगे। तो इस ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से आपके दो संगठन निकल के आते हैं और जो इकोनॉमी के महत्वपूर्ण संगठन है, एक तो यहां से निकल के आता है वर्ल्ड बैंक, जिसको हम विश्व बैंक के नाम से जानते हैं, दूसरा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या करें हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। हालांकि दुनिया के संदर्भ में इनको कहा जाता है कि ये दोनों संगठन विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का शोषण का जरिया बने। नो डाउट है, बिल्कुल बने। अब विकसित देश अपना तर्क दे रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे इसको स्थापित कर रहे हैं, ये कल्याण के लिए होंगे, लेकिन जब विकासशील देशों का आप तर्क देखेंगे तो ये नो डाउट होगा आपको शोषण करते हुए दिखाई देंगे। अब यहां पर सेकंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हुआ कह रहे हैं तो एक तो 1944 में क्या किया, ब्रिटेन वुड सम्मेलन किया। अब उस ब्रिटेन वुड सम्मेलन में हमने क्या कहा, वर्ल्ड बैंक नहीं आया था इस समय, वर्ल्ड बैंक 1960 के बाद इसको नाम दिया जाता है। उस समय नाम था इसका IBRD। क्या नाम था, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। देखिए आप शब्द क्या लगा हुआ है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब रिकंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है, जो हम बता रहे थे कि ये सेकंड वर्ल्ड वॉर जो लड़ा गया वो कहां लड़ा गया, यूरोपीय देश में लड़ा गया, यूरोपीय देशों में। अब ये यूरोपीय देश पहले से ही क्या हो चुके थे, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो ये विकसित हो चुके थे। अब जैसे ही वॉर हुआ तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया था, ध्वस्त हो चुका था। जो इनकी आधारभूत संरचना थी वो क्या होगी, करें हम, ध्वस्त। अब इनके आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए बनाया गया इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब क्यों बनाया गया, आप समझिए यहां से कहानी। जैसे ही जो कहानी कह रहे हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है तो इस सेकंड वर्ल्ड वॉर में दो खेमे निकल के बाहर आते हैं। एक खेमा था आपका USA का, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर ने यह तय कर दिया था कि विश्व का बॉस कौन होगा। पहले तक जो राजनीति हुआ करती थी वो यूरोप केंद्रित थी, तो यूरोप में जो है प्रतिस्पर्धा चलती थी कि ब्रिटेन अपने आप को श्रेष्ठ कहता था, फ्रांस अपने आप को कहते थे, और जर्मनी वगैरह, इटली वगैरह सब अपने आप के अपने अपने उपनिवेश क्या कर रहे थे, स्थापित कर रहे थे। तो ऐसे में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में अचानक से USA का उदय होता है, अब USA का उदय पहले हो चुका है लेकिन USA की एंट्री बाद में होती है। अब उसी को कहा जाता है आपका न्यू दुनिया, नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड। क्योंकि ये यूरोपीय लोगों को इतना विश्वास नहीं था कि USA इतना डेवलप हो चुका होगा। जब युद्ध हुआ तो उसने क्या किया, परमाणु बम के द्वारा पूरे युद्ध को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, सभी को सरेंडर करना पड़ गया। अब जो यूरोपीय देश थे, जो USA की या USA जिनकी तरफ से लड़ा, अब इसने एक नई विचारधारा दी। इस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या कहा जाता है, कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था।
अब यहां से प्रश्न बनते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आप क्या समझते हैं, या निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी जस्ट इसमें आते हैं। अब देखिएगा, इसी सेकंड वर्ल्ड वॉर में कह रहे हैं एक देश और था जो पहले उसका नाम हुआ करता था यूएसएसआर। क्या होता था? यूएसएसआर। तो इस यूएसएसआर को कहते थे पूर्व सोवियत संघ रूस। ये भी जो है ये ब्रिटेन या अमेरिका की तरफ से ही युद्ध लड़ा था, लेकिन इसको इतना महत्व नहीं दिया गया इन सम्मेलनों में। अब जब इन सम्मेलनों में महत्व क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि यहां पर एक विचारधारा चलती थी कार्ल मार्क्स की, उसको हम कहते हैं साम्यवादी विचारधारा। क्या कहते हैं? साम्यवादी। और इसी को कहा जाता है साम्यवादी अर्थव्यवस्था भी। अब हमें यहां इतिहास में बहुत डिटेल में नहीं जाना है। रूसी क्रांति 1917 में सफल हुई, तो वहां हुई, तो वहीं से ये साम्यवादी विचारधारा निकल के आई। अब देखो, एक विचारधारा है साम्यवादी, एक है पूंजीवादी। अब जो साम्यवादी विचारधारा है, डेफिनेटली होगा कि जो ये विजेता राष्ट्र हैं ये इसको ज्यादा महत्व नहीं देंगे। तो अब पहले ये जानिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है क्या और साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या है, और क्यों जो है आईबीआरडी की जरूरत पड़ी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है, जो अर्थव्यवस्था हमने क्या कहा है, मांग एवं आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। पिछली क्लास में हल्का सा हमने जिक्र किया था कि अर्थव्यवस्था में अगर आप दो चीजों को समझ जा रहे हैं कि एक तो प्रोडक्शन, उत्पादन किसका, वस्तुओं एवं सेवाओं का, और दूसरा पूरी इकोनॉमी चलती है मांग एवं आपूर्ति पर, डिमांड एंड सप्लाई। मांग एवं आपूर्ति का नियम आप माइक्रो इकोनॉमी में पढ़ते हैं, लेकिन उसी क्लास में हमने जिक्र किया था कि दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। माइक्रो पे ही मैक्रो टिकी होगी। अब मांग एवं आपूर्ति क्या कर रहे हैं, इसको छोड़ दिया जाता है बाजार पर। किस पर छोड़ दिया जाता है? मार्केट पर। यह बाजार का मतलब हुआ यहां निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर। तो अर्थव्यवस्था को जो रेगुलेट करेगा वो क्या करेगा? निजी क्षेत्र करेगा। वो किस माध्यम से करेगा कि अर्थव्यवस्था में कितनी मांग है, कितनी डिमांड है, और जितनी डिमांड होगी, हमने क्या कहा था उस दिन, उसके पीछे पीछे सप्लाई खुद आती रहती है। अब मान के चलो इसके मांग एवं आपूर्ति का नियम को थोड़ा सा हल्का सा समझिए। मांग बराबर आपूर्ति का रेट, डिमांड। अगर मांग आपकी 10 की है, 10 लोग मांगने वाले हैं, और 10 की ही क्या हो रही है, आपूर्ति भी हो जाए, तो ऐसे में रेट बढ़ने की संभावना नहीं होगी। तो ये ठीक ठाक रहता है। मांग जितनी है उतनी ही क्या हो जा रही है, सप्लाई भी हो जा रही है। दूसरा पक्ष क्या है कि मांग हो जाए 20 की, डिमांड बढ़ जाए, और किसी कारण से आपूर्ति ना हो पाए। आपूर्ति कितने की हो रही है? 10 की हो रही है। तो मांगने वाले 10 और वस्तुओं कितनी है आपके पास, वस्तुएं या सेवाएं, वो 10 है। तो ऐसे में देखिए रेट क्या हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे। इसका अपोजिट भी हो सकता है कि डिमांड जो है 10 हो जाए और सप्लाई कितने की हो जाए, 20 की। अब ये क्यों कम हो रहा है, इसको हम अगले ही चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इन्फ्लेशन में। मांग एवं आपूर्ति का नियम इन्फ्लेशन में भी हम सही से समझेंगे कि इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है, उसके पीछे मांग जनित खुद है या लागत जनित है या स्ट्रक्चरल है। अब मांग जनित कैसे होगा, या लागत जनित कैसे होगा, या स्ट्रक्चरल कैसे होगा। अब देखो यहां क्या कर रहे हैं, मांग कम हो गई और आपूर्ति क्या हो रही है, ज्यादा। जब सप्लाई ही ज्यादा है, वस्तु ज्यादा है, मांगने वाले कम है, तो ऐसे में रेट क्या होंगे, नीचे हो जाएंगे, स्वतः नीचे हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इस चीज को सरकार रेगुलेट नहीं कर रही है। इसको कौन रेगुलेट कर रहा है, मार्केट। मार्केट में कितनी मांग है और कितनी सप्लाई हो रही है, वो कौन तय कर रहा है, आपका बाजार या निजी क्षेत्र। तो इस खेमे या इस विचारधारा की तरफ को जो जुड़ेंगे तो उसको कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब जो यूएस के खेमे में जुड़ते गए वो पूंजीवादी खेमा कहलाया। अब दूसरा खेमा यहां था यूएसएसआर, क्योंकि विचारधाराओं का क्रश है। अब यहां जो मांग एवं आपूर्ति का जो नियम कह रहे हैं, ये निजी क्षेत्र के लिए नहीं छोड़ा जाता है, वो रहता है किसके कंट्रोल पर, सरकार के। यही डिफरेंस है, यानी यहां सरकार का नियंत्रण होगा, यहां निजी क्षेत्र का होगा, और इस तरफ किसका होगा, गवर्नमेंट उसमें क्या करेगी, हस्तक्षेप करेगी।
कि क्या रेट रखने हैं या क्या नहीं रखना। देखिए उसमें बात आई थी, कार्ल मार्क्स क्या कहता है, संपत्ति का क्या करना है, सब में क्या करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। समाज में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, बराबर सबके पास होना चाहिए। और वो बराबर कब हो सकता है, जब सरकार एक्सेप्ट करे और सबको बांटे। विचारधारा दोनों ही ठीक है, लेकिन इसका जो तरीका था वो तरीका थोड़ा सा क्या हो चुका था, हिंसक की बात करता है। अब उसका हिंसक कहने के पीछे भी तर्क था कि भैया जो निजी क्षेत्र है या पूंजीवादी वर्ग जो है उसके पास संपत्ति का अधिग्रहण है, तो वो ऐसे तो छोड़ेगा नहीं। तो ये क्या कहता है सर्वहारा वर्ग से कि सभी लोग क्या हुए, एकत्रित होइए और हिंसक क्रांति करिए, इनसे छीनिए और सब में क्या कर दीजिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए। और जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो समाज में कोई भेदभाव का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि शून्यवाद की तरफ को बढ़िए। सही है विचारधारा। शून्यवाद का मतलब क्या है कि किसी का भ्रांतिकरण नहीं होना चाहिए। अब अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा कि एक ये है और एक ये है तो असमानता पैदा होगी। सबको इक्वल ही कह देंगे तो असमानताएं क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी खुद ही। तो इस विचारधारा के खेमा, अब जो इसमें जुड़े, अब इनको जो है दूसरे नाम से भी जानते हैं आप, जो है सेंट्रो के नाम से। और ये जो है खेमा जो आता है ये नाटो का आता है। हालांकि वर्ल्ड वॉर के बाद इनके दो खेमे बन जा रहे हैं, यूएसएसआर का और एक इसका। अब ये यूएसएसआर भी तीव्र गति से ही क्या किया, आगे प्रसार कर लिया। जैसे इसने जो है, हम क्या करते कि परमाणु विस्फोट किए तो अगले एक आध वर्ष में ही यूएसएसआर ने भी कर दिया, हाइड्रोजन बम इसने भी कर दिया, यानी शक्ति संतुलन क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। अब जो इस खेमे में जुड़ रहा है साम्यवादी और जो इस खेमे में जुड़ रहा है ये पूंजीवादी। अब इन दोनों विचारधाराओं की लड़ाई कब तक चली, 90 तक, 1990 तक। अब यहीं से हम भारत को भी लेंगे कि भारत की इकोनॉमी कहां की तरफ को जा रही है। ध्यान समझिएगा इस कहानी को। आज ये कहानी अगर आपकी समझ में आ गई तो इकोनॉमी आपके लिए क्या होगी, बहुत आसान हो गई है। देखिए अब 1990 तक ये दोनों खेमे विचारधाराओं की क्या हो रही है, क्रश, लड़ाई हो रही है। इसी को कहा जाता है शीत युद्ध या कोल्ड वॉर। पूछा गया है, देखो कोल्ड वॉर क्या है, इसमें लड़ते नहीं है, विचारधाराएं हैं। अब जहां भी जो है पूंजीवादी खेमा आएगा या साम्यवादी आएगा तो दोनों देश उन देशों को क्या कर देंगे, समर्थन दे देते थे। अब लड़ेंगे नहीं क्योंकि पता है कि दोनों के पास परमाणु बम है। तो आएंगे तो सही, हॉटलाइन तो बनी रहती थी, लेकिन जैसे ही सामने आ जाएंगे तो फिर दोनों ही क्या हो जाते थे, बैक हो जाते थे। क्योंकि यूएस भी जानता था कि अगर हमने अटैक कर दिया तो उसके पास भी परमाणु बम है, और यूएसएसआर भी जानता था कि अगर हमने अटैक कर लिया कहीं उसमें तो ये चीज यूएसए कर सकता है। ऐसे ही देखिएगा, कभी पढ़ोगे भारत बांग्लादेश का उदय, तो उसमें इन खेमों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल था, जिसमें यूएसएसआर ने भारत के पक्ष में बहुत बढ़िया समर्थन दिया था। उसी समय से कहते हैं कि रूस हमारा क्या है, मित्र है। ठीक है, अब देखो एक खेमा ये, एक खेमा ये। अब जो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है 90 तक, 90 में ऐसा होता है कि ये यूएसएसआर का अचानक से क्या होता है, 2 देशों में ना 15 देशों में क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। कोई लड़ाई जैसे नहीं होती है, ग्रह परिस्थितियां बनती हैं, कमजोर होता गया तो 15 देशों में टूट गया। जब 15 देशों में टूट गया तो ये कमजोर पड़ गया, तो यहां से एक नारा दे देते हैं पूंजीवादी देश कि पूंजीवाद की जीत, साम्यवाद की हार। पूंजीवाद की जीत कह रहे हैं और साम्यवाद की हार। अब देखो ये कहानी में क्या ट्विस्ट आया, इसमें बड़ा रोल कौन निभा रहा है, यूएसए। अब यूएसए को जब आप देखोगे 1945 में कह रहे हैं कि वो जो है अर्थव्यवस्था बहुत तीव्र गति से क्या हो रही थी, डेवलप्ड हो चुकी थी। अब यूएस को कहीं निवेश करना था, क्या करना था, निवेश। अब वो निवेश क्या आपको लगता है, उस समय तो विकासशील देश भी नहीं कह सकते हैं उनको, हम लीस्ट डेवलपिंग कंट्री कह सकते हैं कि अल्प विकासशील देश, जो भारत और ये थे, क्योंकि उसी समय हम तुरंत क्या है, स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए हैं। तो हमारे यहां तो इतना पूंजी है नहीं कि वो जो है हमारे यहां निवेश कर ले जाए। तो उनको कैसे देश चाहिए थे, अपनी विचारधाराओं वाले, अपने जैसे वाले दिखने वाले और अपनी विचारधारा जैसे देश। वो कौन थे, आपके पश्चिमी यूरोपीय देश। तो यूएस ने जो है बना दिया IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। पहले जो है दुनिया का रिकंस्ट्रक्शन नहीं करना है, पहले यूरोप का करना है। क्यों करना है, क्योंकि जो अमेरिकी वस्तुएं हैं अब सब की सब कहां खप जाएंगी, यूरोप में खप जाएंगी। जब ये यूरोप में ये भूमिका IBRD ने बहुत तीव्र गति से किया 1960 में देखेंगे, तो 1960 में एक अब लाते हैं दूसरा संगठन, ये IDA करके, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन कहा जाता है उसको। अब 60 के बाद यूरोपीय
अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति भी पुनः उसी स्थिति में आ गए जिस स्थिति में पहले वो सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले थे। तो अब दोनों के सामने क्या हुई, समस्या उत्पन्न आ गई कि भाई जो चीजें अमेरिका में हो रही हैं वही चीजें यूरोप में भी हो चुकी हैं, तो आप दोनों सामान का जो उत्पादन कर रहे हैं तो एक जैसा ही कर रहे हैं, वो भेजे कहां, अब भेजे कहां, अब इनको जरूरत पड़ी किसकी, विकासशील देशों की। अब जब विकासशील देशों की जरूरत पड़ी तब इनने एक संगठन इस आईबीआरडी की जगह लाए गए हम आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये आईबीआरडी क्या करता है, सेम काम है इनका, काम होता है कि वर्ल्ड बैंक का अगर आपसे उद्देश्य पूछ लेगा तो यह ध्यान रखेगा इंटरनल डेवलपमेंट के लिए देता है, आंतरिक विकास के लिए ऋण प्रदान करेगा। वो आईबीआरडी भी देता है और आईडीए भी देगा। अब आईबीआरडी क्या देता है, मध्यम आय वालों को देगा जिनकी आय ठीक ठाक है, इसमें ब्याज की जो दर होगी वो मार्केट रेट पर होती है। जो आईडीए जो है वो क्या करता है, लीस्ट डेवलपिंग कंट्री को देता है, अल्प विकासशील देशों को। वहां ब्याज की दर क्या होती है, शून्य भी हो सकती है लेकिन मार्केट से नीचे होगी। अब इन्हें पता था कि ऋण किसको देना है और किस समय के लिए देना है। पहले इस चीज को समझे, अब इसको समझ गए होंगे कि आईबीआरडी का काम क्या है और आईडीए का काम क्या है। आंतरिक विकास, आंतरिक विकास का मतलब जैसे आपका देश की सीमा है उसके अंदर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, सोलर बनाना है, शिक्षा के लिए करना है, गरीबी दूर करनी है, तो सबके लिए अगर ऋण की आवश्यकता पड़ रही है तो ये दे देगा। अभी तो ये विश्व कल्याण के नजरिए से दे रहा है, देखो विचारधारा दे रहा है कि जुड़िए इसमें और इससे जो है ऋण ले लीजिए। जैसे देखेगा 20-30 साल हो जाएंगे उसके बाद दबाव बनाएंगे, क्योंकि इनको जो है सैचुरेटेड स्टेट में जाना है और विकासशील देशों में जो है इनकी मांग को बढ़वाने के लिए फिर ये दबाव बनाएंगे इनके थ्रू, या आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के थ्रू भारतीय अर्थव्यवस्था या अन्य देशों की अर्थव्यवस्था को क्या करते हैं, ये खुलवाते हैं। कैसे खुलवाएंगे, जब भारतीय स्थिति समझेंगे तब जाके आप उसको समझ पाएंगे। तो एक तो दुनिया की अर्थव्यवस्था इस खेमे की तरफ को बढ़ रही है, दोनों खेमे में, लेकिन 1990 में इसका विघटन हो गया, लेकिन पुनः अभी जो है रशिया का प्रयास है कि हम पुनः उस स्थिति को प्राप्त करें। एक तो दुनिया की स्थिति। अब 1945 के बाद भारत की स्थिति भी देखिए क्या है। अब हम भारत की स्थिति 1947 से देखेंगे। 1947 से इसलिए देखेंगे क्योंकि हमें जो आजादी मिली वो 1947 में ही मिली। अब भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरफ को बढ़े, अब भारत के सामने दो विकल्प थे। देखिए, एक विकल्प तो है कि भाई हम पूंजीवादी खेमे में जुड़ जाए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो निजी क्षेत्र पर निर्भर होगी। दूसरा हमारे पास विकल्प था कि साम्यवाद की तरफ को बढ़े, यही तो मॉडल थे उस समय, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, भारत का स्टैंड क्या था। अब हमें परिस्थितियां समझनी पड़ेंगी। 1947 में जस्ट आजादी मिले तो भारत ने ना तो इसको अपनाया कट, ना ही भारत ने साम्यवाद को। अब दोनों के पीछे भारत के अपने तर्क थे। तर्क क्या था कि भारत इसको क्यों नहीं अपना पाया। अब इसमें क्या कहा था हमने, निजी क्षेत्र के लिए खोल दी जाएगी अर्थव्यवस्था को, प्राइवेट सेक्टर के लिए। अब भारत अभी जस्ट आजादी हुआ है, अगर हम पहले ही अपनी अर्थव्यवस्था को निजी क्षेत्र के लिए खोल दें तो समस्या उत्पन्न हो सकती थी। क्यों समस्या उत्पन्न हो सकती थी, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं लेकिन थोड़ा सा संदर्भ समझिए कि आपने नाम सुना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो, अब ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टिंग में क्या करने आई थी भारत में, व्यापार करने, यही तो इसको परमिशन दी थी, क्या करिए आप यहां ट्रेड करिए, और ये निजी क्षेत्र की कंपनी थी। अब देखो, अगर हम फिर से जो है निजी क्षेत्र के लिए खोलेंगे तो अभी तो हम जस्ट आजाद हुए हैं, वो भय हमारा अभी दूर नहीं हुआ था कहीं से, अगर ये तो तय नहीं हुआ था कि निजी क्षेत्र जो है छोड़ देगा। अभी वो जो खौफ जो बना हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने सिर्फ व्यापार के लिए दिया था, यहां साम्राज्य स्थापित कर लेगी, और कहीं पुनः अगर हम अर्थव्यवस्था को निजी क्षेत्र के लिए खोल देते हैं तो फिर से कहीं गुलामी के चंगुल बना फंस जाए, इसलिए हमारे लिए पूंजीवादी मॉडल सही नहीं दिख रहा था, नहीं अपना। दूसरा साम्यवादी, इसको भी नहीं अपनाया। अब इसको क्यों नहीं अपनाया, यहां हमने क्या कहा, सरकार का रोल ज्यादा है, पूरी अर्थव्यवस्था को कौन रेगुलेट करेगा, सरकार, सरकार के नियंत्रण में होगी। अब भारत के सामने 1947 की परिस्थिति देखिए, क्या भारत सरकार के पास उस समय इतनी पूंजी थी
कि कंप्लीट जो है योगदान सरकारी कर पाए। हालांकि बाद में देखेंगे, इसका मॉडल देखेगा, इंडिया का सरकार का रोल ज्यादा रहा, लेकिन पूर्णतः सरकार भी नहीं कर सकती थी। तो ऐसे में हमने क्या किया कि इन दोनों के मिश्रित लक्षण ले लिए। क्या ले लिए हमने? कुछ लक्षण निजी क्षेत्र के लिए, कुछ क्या ले लिया हमने? साम्यवाद के लिए। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स इकोनॉमी। क्या कहा जाता है? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या है? अधिकांश जो बड़े क्षेत्र हैं उसमें सरकार का होगा, बाकी दूसरा शब्द भी लिखते हैं, यहां लिखा उनने बंद अर्थव्यवस्था। क्या लिखा? बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी। हालांकि औद्योगिक नीति जो 1956 की आएगी उसमें और स्पष्ट किया जाएगा इस चीज को, लेकिन हमने तय कर लिया कि बंद का मतलब क्या है कि भारत में विदेशी निवेश निजी क्षेत्र का नहीं हो सकता है। यानी यहां भारत का निजी क्षेत्र का भारत में निवेश कर सकता है, तो विदेशी वाला भारत में निवेश नहीं करेगा, और ना ही भारतीय बड़े उद्योगों को जो है विदेश में निवेश करने की परमिशन नहीं दी। तो मिश्रित का मतलब क्या है कि सरकार प्लस निजी क्षेत्र, कहां का? वो सिर्फ भारतीय होना चाहिए। इस मॉडल को हमने अपनाया, कौन सा? मिश्रित इकोनॉमी, यानी इसका मतलब हुआ बंद इकोनॉमी। अब भारत इसकी तरफ को बढ़ा। अब भारत ने अपना नारा ही दे रखा था, बाद में भी जुड़ेगा, देखिएगा 1960 में आता है नाम करके गुट निरपेक्ष आंदोलन। हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, ये गुटों की लड़ाई आप करते रहिए, हम क्या हैं? शांति प्रिय देश। तो इस पॉलिसी में भारत जब चला, तो अब भारत को पैसा तो चाहिए। तो परसों ही हमने बात किया था, किसी भी प्रकार का अगर आपको विकास करना है तो पहली शर्त होगी कि आपको क्या होना चाहिए? वित्त, पैसा। अब पैसा कहां से लाएं? देखो, अब पैसे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? निवेश करना पड़ेगा। देखो भारतीय के लिए क्या था, कह रहे हैं निवेश, इन्वेस्टमेंट। अब ये निवेश कैसे हो सकता है? निवेश दो टाइप का होता है, एक तो होता है घरेलू निवेश, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। दूसरा होता है विदेशी निवेश, विदेशी निवेश। और तीसरा एक विकल्प और है, वो हमारा पास है कि भैया हम कहीं किसी संस्था से, जो संगठन है वर्ल्ड बैंक या आईडीए जो कह रहे थे, उनसे क्या ले लें? ऋण ले लें, बोरिंग कर लें। तो पहली प्राथमिकता सरकार ने किसको दिया? घरेलू निवेश को दिया। इसको क्या कर दिया था? बंद, क्योंकि विदेशी निवेश भारत में नहीं हो सकता है। अब घरेलू निवेश में भी कुछ टूल्स होंगे, वो टूल्स सबसे बेहतर होता है आपका बैंक। दूसरा आप पढ़ेंगे आगे, देखिएगा शेयर बाजार, शेयर मार्केट, और इसमें क्या होते हैं? शेयर धारक, शेयर होल्डर। इनके माध्यम से भी निवेश करवाया जा सकता है। लेकिन यहां पर अब 1947 की परिस्थिति देख रहे हैं आप, 1947, आज भी एक चीज, शब्द को ध्यान रखो कि आज भी भारत में या भारतीय लोगों में जोखिम लेने की क्षमता नहीं होती। एक निवेश का मॉडल ये भी है कि शेयर बाजार के माध्यम से जो है कंपनियां चाहे तो निवेश करवा सकती थी, लेकिन 1947 में जब हम आज रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, तो क्योंकि शेयर बाजार तो क्या है? जोखिमों के अधीन है, वहां श्योर थोड़ी है कि जो है प्रॉफिट हो ही जाएगा। ये भी तो संभावना है कि वहां क्या हो सकता है? लॉस भी हो सकता है। तो इसमें ज्यादा निवेश नहीं हो पाया, तो सरकार की तरफ से बैंक को क्या हुआ? सबसे ज्यादा निवेशक की भूमिका में आना पड़ा। तो इसके लिए क्या किया गया? जब बैंक को ज्यादा महत्व दिया गया तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अब ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहला जो होता है 69 में होता है, फिर दूसरा होता है 80 में। अब ये राष्ट्रीयकरण से तात्पर्य क्या है, इसको भी समझिए। राष्ट्रीयकरण से तात्पर्य होता है कि कोई निजी इकाई थी, उसको क्या कर दिया जाए? सरकार के स्वामित्व में ला दिया जाए। अब ऐसा किया क्यों? ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस समय जितने भी बैंक थे, ये सब के सब क्या थे? निजी क्षेत्र के थे, प्राइवेट सेक्टर। और इनमें जो है धोखाधड़ी क्या थी? चरम सीमा पर थी। ये जमाकर्ता की जमा राशि को लेकर भाग जाते थे, और अधिकांश जो बैंक थे भी, निजी क्षेत्र का बैंक प्रॉफिट पर काम करता है, तो शहरी क्षेत्रों में ही सीमित रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी प्रेजेंस क्या थी? नगण्य थी, बिल्कुल ना के बराबर थे। तो अतः सरकार ने यही सुनिश्चित किया
कि भैया जब भारत की लगभग उस समय देखोगे 85% से ज्यादा जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है, जब तक ग्रामीण क्षेत्रों को जो है सुविधा नहीं दे पाएंगे तब तक हमें विकास की अवधारणा साकार दिखती नहीं है। तो इस उद्देश्य से क्या किया गया कि जमाकर्ता की जमा राशि को सुरक्षित किया जाए, बैंकों को जो है ग्रामीण क्षेत्र में विस्तार के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। तो राष्ट्रीयकरण था तो सही, लेकिन इसके दुष्परिणाम देखने को मिले। क्या मिले? दुष्परिणाम। और दुष्परिणाम क्या हुआ? जैसे ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, जैसे मान के चलो आप भी हैं, ये देखिए अभी आप तैयारी कर रहे हैं, अभी तो आप तैयारी ही कर रहे हैं ना, अब एक जो है सरकार की तरफ से आदेश आ जाए, जितने भी जब ये लोग तैयारी कर रहे हैं इनको सीधे सीधे से क्या कर दिया जाए, नियुक्ति पत्र बांट दिया जाए, तो कितना खुशी हो जाएगा। कोई कंपटीशन नहीं और सीधे सीधे से क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया। अब सरकारी मानसिकता उस समय के हिसाब से, जिसको आप लाल फीताशाही कहते हैं, अब सरकार का प्रयास है कि धीरे धीरे इसको क्या करे, समाप्त कर रही है और हो भी रहा है। तो सरकारी बैंकों की स्थिति क्या थी, लाल फीताशाही शुरू हो चुकी थी, सरकारी मानसिकता आ चुकी थी, भैया हमें क्या मतलब है कि प्रॉफिट है या लॉस, हमें तो सैलरी मिल ही जाएगी। तो वो जो सैलरी मिल जाएगी का जो कल्चर चला, उससे अधिकांश बैंक क्या हो गए, घाटे में चलने शुरू। क्या हुए? अधिकांश बैंक घाटे में शुरू। तो 1980 के दशक में देखोगे आप, 87 तक आते आते भारतीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल गर्त में पहुंच गई थी। कि ऐसा कहा जाता है कि भारत के पास 7 दिन के लिए अनाज खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार रहेगी। और भारत को जो है देखिएगा, अभी आपने कुछ दिनों पहले चर्चा में सुना होगा कि गोल्ड को जो है वहां जो है रखना पड़ा, उसके बदले मिला ये मिला। तो भारतीय अर्थव्यवस्था इस मॉडल घरेलू निवेश के कारण, मॉडल सही था, निवेश कोई भी होता है घरेलू पूंजी ही देता है, क्योंकि विदेशी पूंजी आप लोगे तो दबाव कार्य करेगा ना। भैया कोई आपको पैसा दे रहा है तो डेफिनेटली है कि एक दबाव शक्ति भी तो कार्य, अगर आप वापस नहीं कर पाए तो कुछ तो कहेगा, या संपत्ति हड़प लेगा, ये करेगा, या शर्त थोपेगा। अब घरेलू निवेश है भैया, अगर 4 भाई हैं आप, तो 4 भाइयों में पहले ये तो कहोगे ना, अगर किसी के साथ समस्या आ गई तो अपने भाई से तो ऋण लेंगे। अब भाई से ये तो है कि भैया नहीं भी हो पाएगा तो थोड़ा समझौता कर लेगा, लेकिन दूसरा तो समझौता करने वाला नहीं है, वो तो शर्त थोपेगा, या तो कहेगा भाई जितनी संपत्ति उसको ले लो। यही परिस्थितियां बन जा रही हैं, इसलिए हमने इसको नहीं दिया। लेकिन जब ये टूल्स फेल हुआ तो भारत सरकार ने भी क्या किया, ऋण वाला जो है ऑप्शन को अपना बोरिंग कर ली, ऋण ले लिया इन्हीं से। किससे? आईडीए और आईबीआरडी से तो हमारा लिंक था ही नहीं, क्योंकि वो तो मध्यम आय को दे रहा है, तो वर्ल्ड बैंक से ऋण ले रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की भी एक संस्था है क्या, आईडीए। अब वर्ल्ड बैंक का मतलब भी पूछ देता है, देखिएगा वर्ल्ड बैंक का मतलब क्या है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मतलब क्या है, ये आगे की क्लासों में क्या होगा, डिटेल में डिस्कस होगा। वर्ल्ड बैंक का मतलब है आईबीआरडी प्लस आईडीए। ग्रुप की बात करोगे तो 3 संगठन और जुड़ेंगे उसमें, एक होता है आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मिग्गा करके भी आता है, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, फिर एक आईसीएसआईडी करके आता है। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है निवेश से रिलेटेड तो उसका विवाद करता तो वो ग्रुप हो जाते हैं। वर्ल्ड बैंक का मतलब यही था। अब हमने क्या किया, ऋण लिया। देखो इसलिए कह रहे हैं कि 1945 में दुनिया की अर्थव्यवस्था की तकदीर लिखी गई। अब यही 1980 का दशक देखोगे तो विकसित देश किस स्थिति में थे और भारत की स्थिति देखोगे तो किस स्थिति में थे। उनको पहले से ही पता था, उन्होंने डिजाइन कर रखा था कि 1980 तक ये अर्थव्यवस्थाएं यहां पहुंच जाएंगी और वो वाली अर्थव्यवस्थाएं वहां पर होंगी जैसे जिस स्थिति में बने हुए हैं। और उन्हें पता है कि ये लोग हमसे ऋण लेंगे, क्योंकि अभी हम प्रलोभन देंगे ना, इसलिए तो क्या कहा, ये शोषण कर रहे थे। अच्छा लगता है, देखिएगा आप देखोगे ब्रिक्स बैंक वगैरह बनने शुरू हो चुके हैं। अब इनमें देखोगे तो आईएमएफ वगैरह, एक देश एक वोट वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां एक देश डिफरेंस वोट है। यूएसए किसी भी निर्णय को अकेले ही खारिज कर देता है। वहां पर जिस समय स्थापना कर रखी थी उस समय अर्थव्यवस्था का आकार प्लस शेयर जितने हैं उस हिसाब से निर्णय लिया जाता है। तो ऋण लिया हमने, फिर लो, अब हमारे पास क्या था, ऋण ही लेना था। 1960 के बाद ऋण लेना। अब ये जो ऋण देता है कह रहे हैं, ये हम उस समय 2000 और इवन दैट ये भी ध्यान रखेगा 2014 तक भारत को आईडीए के तहत ही ऋण मिलता था। अब भारत को जो है उससे हटा के आईबीआरडी की श्रेणी में डाल दिया है, क्योंकि भारत अब जो है लीस्ट डेवलपिंग कंट्री नहीं रहा, विकासशील देश है, तो इसलिए उस श्रेणी से हटा दिया। अब स्थिति जब भारत ने ऋण ले रखा था, अब पुनः इन्हीं में आ जाए, वो कहां चले गए दोनों, ये यहां है। अब भारत ने ऋण लिया क्योंकि घरेलू निवेश जो है कह रहे हैं, जो हमने डोमेस्टिक निवेश को जो है इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता दी थी वो कारगर सिद्ध नहीं हो पाया। ऐसे में जो है अधिकांश बैंक घाटे में चले गए, कंपनियां घाटे में जा रही हैं, सरकार खुद घाटे में चल दी है। तो अब हमको निवेश की जरूरत है या किसी के हेल्प की जरूरत थी।
अब यूएस से कहा गया आप हेल्प कर दीजिए हमारी, उन्होंने कहा आप हमारे खेमे में हैं क्या, आप तो यहां है ही नहीं, कहां से हेल्प। ये हमारी हेल्प कर सकता था, लेकिन यहां 1990 कह रहे हैं कि 85 के बाद देखोगे इसकी स्थिति खुद ही डामाडोल हो रही है, ये कहां से हेल्प करे। और इनने जो है नेक पकड़ लिया। अब ये जितनी भी अर्थव्यवस्था है ये पूंजीवादी वाली कह रहे हैं, ये सैचुरेटेड स्टेट में पहुंच चुकी। सैचुरेटेड का मतलब है यहां हर प्रकार का विकास हो चुका था। अब कहीं पर जब कोई सैचुरेटेड अर्थव्यवस्था हो जाती है तो वहां पर विनिर्माण की प्रक्रिया जो मैन्युफैक्चरिंग है वो क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। भैया सैलरी ज्यादा मांगे ना, वो सैलरी ज्यादा मांगे तो कंपनी क्या करेगी, प्रोडक्ट में क्या करेगी, वैल्यू को बढ़ा देगी। वही मांग एवं आपूर्ति का नियम तो है, वैल्यू से निकाल लेगी। अब देखो भारत में उस वस्तु को आप कहां भेजें, ये सैचुरेटेड स्टेट में है। अब यूरोप भी वही उत्पादन कर रहा है, यूएस भी वही उत्पादन कर रहा है, अब भेजें कहां उन वस्तुओं को, इनके लिए बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। यानी समस्या भारत के विकासशील देशों के सामने भी थी, समस्या विकसित देशों के सामने भी थी। विकसित देशों की समस्या बड़ी थी क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था अब ठप हो जाती। अगर वहां विनिर्माण की प्रक्रिया महंगी होगी, अब उसको जो है विकासशील देशों में, तरीका क्या है कि भैया विकासशील देशों में पहुंचाया जाए। अब विकासशील देशों में पहुंचाओगे कहां, यहां देखिए भारत ने क्या कर रखा, करे हैं बंद इकोनॉमी कर रखी है कि आप यहां निवेश नहीं। अब आपको एक ही तरीका है भैया, यहां क्या करिए, आप निर्यात करिए बस। उन वस्तुओं का आप क्या कर सकते थे, निर्यात। एक तो इन देशों में जो है खुद ही जो है महंगी वस्तुएं बन रही है, फिर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगा, फिर यहां से जो है सीमा शुल्क लग जाएगा, वो वस्तु महंगी हो जाएगी और इनके पास पैसा है नहीं कि ये वस्तु को खरीद ले उस लेवल पर। अब इन्हीं ने क्या कहा गए हैं, भारत को ऋण दे रखा था। यहां पर जो बात कर रहे थे देखो, बोरिंग करते थे। ड्राइविंग सीट पर बैठना था विकासशील देशों को और ड्राइविंग सीट पर बैठ गए कौन, विकसित देश। उनकी मजबूरी हमसे ज्यादा बड़ी थी, हम तो कैसे न कैसे खा ही लेते, उनको खाने के लिए लाना पड़ता। तो यही स्थिति में जब भारतीय स्थिति यह आई तो अब जो है ये भारत के लिए क्या कर रहे थे, हम 7 दिन के लिए विदेशी मुद्रा भंडार रह गया है। तो ऐसी स्थिति में ये देश अब क्या करते हैं, दबाव बनाते हैं। देखिए अब भारत से कहा हेल्प कर दो, भारत ने हेल्प की मांग करी, उन्होंने कहा क्या मतलब है, पूंजीवादी में है क्या आप तो घुटने पेट करते हैं। अब साम्यवाद यूएसएसआर कर सकता था करे, लेकिन वो खुद ही 15 देशों में विघटन हो चुका है, तो वो कहां से हेल्प करे, उसकी स्थिति और कमजोर हो रही है। तो ऐसे में इन्होंने कहा अब समय आ चुका है कि भारत की जो है दुबती नब्ज को पकड़ लिया जाए। अब नब्ज क्या पकड़ेंगे, तो ये आईडीए या आईएमएफ के माध्यम से जो ऋण ले रखा था हमने, हालांकि उनको हम और फिर से कह रहे हैं, अभी हमने ये हल्की सी आज एक सिनेरियो देखना है कि इकोनॉमी कहां की तरफ को पढ़ना है हमको बस। तो वहां पर यही आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के थ्रू भारत से कहा गया, वो जो हमारा जो पैसा ले रखा है ना, पहले पैसा वापस करो क्योंकि आपका एज हो चुका है। अब उन्हें पता है कि ये भारत, देखिए अब स्थिति जो है 7 दिन के लिए है, क्या भारत उस पैसे को वापस कर सकता था, सोचने वाला अपरा था, ये नहीं दे पाएंगे। देखो इसलिए क्या कहा, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ क्या करेंगे, शोषण। और बनाया किसने है, वही विकसित देशों ने। और शब्द क्या यूज किया, वर्ल्ड इकोनॉमी भी क्या लिखी गई, तकदीर लिखी गई। अब पैसा वापस नहीं कर पाएंगे तो आप ये बताएंगे सॉल्यूशन आपको, पैसा वापस नहीं कर पा रहे हो, उन्होंने कहा जो आपने जो ये कर रखा है ना, ये बंद इकोनॉमी है, अब इसको ओपन करो। क्योंकि उनके विनिर्माण का हमने क्या कहा था, यहां पलायन करवाना था, उनको सेवा क्षेत्र की तरफ को जाना था, सर्विस सेक्टर की तरफ को, और ये विनिर्माण का पलायन इधर। अब विनिर्माण का पलायन तब हो सकता था, फिर यहां पर देखिएगा आगे एक संगठन और आएगा, वो भी शोषणकारी है, और वर्तमान में पूछा जाता है कि डब्ल्यूटीओ की प्रासंगिकता है या नहीं है। डब्ल्यूटीओ के माध्यम से जो वस्तुओं का आयात और निर्यात होता है उसके लिए नियम बनाना, सिर्फ वस्तुओं के लिए नहीं। उससे पहले गैट था, गैट सिर्फ वस्तुओं के लिए बना सकता था। जब डब्ल्यूटीओ बनाया गया, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था हमने क्या कहा, सेवा की तरफ को जा रही थी, गैट में सेवाएं नहीं थी, तभी ये क्या लाएंगे, डब्ल्यूटीओ लाएंगे, और उस डब्ल्यूटीओ में वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए क्या बनाएगा, बिना रोक टोक के नियम के प्रतिपादन। अब कहा गया भारत से क्या करो, या तो पैसा दो हमारा, हम नहीं जानते हैं, और पैसा नहीं है तो सीमा शुल्क वगैरह ये जो अर्थव्यवस्था है इसको क्या करिए, ओपन करिए। हालांकि इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई नकारात्मक प्रभाव कहीं
वो लॉन्ग समय में तो होता है, लेकिन इसका सकारात्मक ही प्रभाव पड़ा, क्योंकि 1991-92 में हमने फिर एक अपनी नीति ही जारी करी जिसको हम एलपीजी मॉडल के नाम से जानते हैं, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। और उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने 90 के दशक के बाद जो स्थितियां पहले उत्पन्न हुई ऐसी स्थितियां नहीं हुई। और 1990 के दशक में ही देखोगे आप जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए हैं वो बहुत रिफॉर्म, जैसे बैंकों के संदर्भ में देखोगे नरसिंघम समिति बनी थी, उनने रिफॉर्म के लिए कहा। चेलिया समिति बनी थी, टैक्सेशन में रिफॉर्म कैसे किया जाए, कर को कैसे बढ़ाया जाए। फिर विजय केलकर समिति पढ़ोगे जिनने एफआरबीएम एक्ट के लिए सुझाव दिया, वो भी आए थे। और फिर सरकार की तरफ से भी, जिसको मॉडल ही जानते हैं आप, राव एंड मनमोहन मॉडल, उसमें रिफॉर्म किए गए। उस रिफॉर्म के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था आज आप देख ही रहे हैं कि दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, उसका फायदा हो। अब प्रश्न ये होता है कि भारत को तो फिर पहले क्यों नहीं खोला है, जब अगर फायदा था। क्योंकि चाइना की अर्थव्यवस्था से जो आप तुलनात्मक अध्ययन करोगे तो चाइना ने अपना क्षेत्र पहले खोल लिया था, लेकिन हमने क्या हो गया, लेट हो गया। अगर हम 10-12 साल पहले या 15 साल पहले अगर खोल ले होते तो आज हमारी अर्थव्यवस्था चाइना के पैरेलल खड़ी होती। चलो लेट आए, देर आए सबेर आए कहते हैं, लेकिन फिर भी अब आने वाला जो दशक है या आने वाले जो 30 से 40 साल की बात करें तो वो भारतीय इकोनॉमी के ही है। क्या है, इंडियन इकोनॉमी। बस पॉलिसी मेकिंग में और उसके इंप्लीमेशन में समस्या उत्पन्न ना हो तो नो डाउट है बहुत जल्दी ही हम, टारगेट भी है देखिए 2030 तक ही हम जो है तीसरे नंबर में पहुंच जाएंगे। उसके बाद के अगले टारगेट हम देंगे कि चाइना से हम मुकाबला करने के लिए आगे आ जाए। क्यों, उसके पीछे तर्क है कि दुनिया के जितने भी जो है इकोनॉमिस्ट हैं वो अनुमान यही लगाते हैं कि भारत के पास जो जनसंख्या है वो यूथ जनसंख्या है, युवा जनसंख्या 68% लगभग। और यूथ डिमांड, मांग बहुत करता है, और मांग करेगा तो पीछे से आपूर्ति भी होते जाएगी। और उसी को जैसे आप पढ़ोगे, वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। अब जीडीपी कहा जा रहा है तो उत्पादन तो भारत में होगा, और उत्पादन होगा तो जीडीपी में हम आगे बढ़ जाएंगे, तो अर्थव्यवस्था का आकार भी हमारा आगे बढ़ जाएगा। तो ये कहानी थी, आपको कैसे पढ़ना है कि इकोनॉमी को किस बिंदु की तरफ से समझना है। देखो अब कहानी से आप खुद ही समझ जाओगे कि कौन से दशक में भारत कहां था और कहां की तरफ को बढ़ रहे हैं, और दुनिया जो है किस तरफ को मूव हो रही। और एक कहावत भी है, देखिएगा, ये सेवा क्षेत्र में है, हालांकि भारत भी आ ही रहा है सर्विस सेक्टर में, और ये तो प्योरली अब किस में है, सर्विस पे। तो एक शब्द कभी कभी पूछ लेता है कि भारत फिजिकली रूप से है तो आजादी प्राप्त कर ली, लेकिन डिजिटली अब भी इन्हीं अर्थव्यवस्था पर हम क्या है, निर्भर है। जैसे अगर आज फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल पे या जो भी है, गूगल वगैरह अपना नेट बंद कर दे तो भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या हालत हो जाएगी, 1-2 दिन में आप खुद ही जानते हैं। यानी भौतिक रूप से तो आज़ादी मिल चुकी है, लेकिन अभी डिजिटल रूप से आज़ादी नहीं मिली है। तो इसका मतलब है कि अभी हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इसीलिए देखिएगा, जो कोविड का दौर आया था उसमें एक नारा दिया था, आत्मनिर्भर भारत। और हमारा आत्मनिर्भर भारत अलग है। अब ये पहले देखिए डीग्लोबलाइजेशन का नारा देते हैं 80 में, वो कहते हैं अर्थव्यवस्था को खोलो भाई, क्योंकि उनकी जरूरतें थी। अब इनकी अर्थव्यवस्था पीछे की तरफ को जा रही है, विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था ऊपर की तरफ को बढ़ रही है, तो इनको फिर समस्या हो रही है। अब ये कह रहे हैं भाई डीग्लोबलाइजेशन का नारा देना शुरू कर दिया। पहले अमेरिका फर्स्ट, ब्रिटेन फर्स्ट, जिसको ब्रेक्जिट करके पढ़ोगे आगे। अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं तो उन्होंने क्या कहा कि भैया इनके इन देश के जो भी आएंगे सीमा शुल्क लगा देंगे। पहले तक इनका डब्ल्यूटीओ क्या करे थे, डब्ल्यूटीओ इनके हित में काम कर रहा था। अब जब ये पिछड़ रहे हैं तो इनके लिए क्या हो जा रहा है, डीग्लोबलाइजेशन का नारा देना शुरू कर देंगे। तो भारत का आत्मनिर्भर अभियान को भी इसी से जोड़ते हुए देखते हैं। लेकिन भारत का आत्मनिर्भर का नारा अलग है। भारत ने क्या कहा, भारत विकसित होगा तो और भी विकसित होंगे। ये नहीं कि भारत जो है अन्य देशों के लिए मना कर दे रहा है, हमारा उद्देश्य कुछ अलग है। तो बबीता सकलानी, अभय कुमार, सोनी जोशी और जो लोग भी जुड़े हैं, ये कहानी पिक्चर क्लियर हुई। अब इकोनॉमी का थोड़ा सा कहानी से माध्यम से जो समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज हमें पढ़ने की आवश्यकता है।
ऐसे ही अगर कहानियों के माध्यम से या इन कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप इकोनॉमी को पढ़ेंगे तो बहुत आसान है। और पुनः अगर बुक से रट्टा मार के पढ़ेंगे तो प्रश्न नहीं। इकोनॉमी एक क्या है, अप्लाइड एरिया है। अब धीरे धीरे खोलते जाएंगे, देखिएगा। अभी तो हमने इकोनॉमी का एक भी चैप्टर उठाया नहीं है, अभी तो हमने सिर्फ परिभाषा प्लस सिनेरियो दिखा रखा है कि सिनेरियो क्या है। मजा आ रहा है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। और अब जो है आज से हमारा क्या रहेगा, प्रॉपर। और सभी लोग आप जो है प्रॉपर समय में जुड़िए आप, ठीक है, क्योंकि अब ये आयोग का जो है हमने बता दिया कि स्पष्टीकरण हो चुका है। मान के चलेगा कि स्क्रीनिंग नहीं होना है, अगर होना होता तो करवाई लेता। फिर अग्रिम आदेश कह रहा है तो अग्रिम आदेश में कुछ नया नोटिफिकेशन निकल के आएगा, उसमें देखेंगे क्या होगा। अब फिलहाल अगर हो भी गया तब भी तो आपको सब्जेक्ट का देना ही है एग्जाम। सब्जेक्ट तो आपने पास हमेशा रखिए, सिलेक्शन तो फाइनल सब्जेक्ट से ही होगा। स्क्रीन तो एक छटनी है बस, कि भैया इतने लोगों को छाट देंगे, बाकी जो है अन्य का एग्जाम ले लेंगे। छटनी में निकले जाओगे और फिर पिछड़ोगे कहां, जहां सब्जेक्ट आपका पीछे रह गया होगा। जैसे अब हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी लगभग हो चुका है। अब उन बच्चों को क्या समस्या है, कुछ नहीं है, वो स्क्रीनिंग भी हो जाए, दो भी हो जाए, दोनों में निकाल देंगे। समझ रहे हैं बात को? चलो, तो आज यहां पर पिक्चर यहीं तक। अब कल से शुरुआत करेंगे प्रॉपर सिलेबस की, और एक चैप्टर को लेंगे, और इस एक चैप्टर से आपका जो डाउट है, डाउट बच्चों का क्या आ रहा है, कुछ वो यूट्यूब में भी आया था डाउट ये हो रहा है बच्चों को कि ये माइक्रो और मैक्रो, कि सर आप मैक्रो ही कराओगे। जो हमारे अन्य सहयोगी जो टीचर है उन्होंने माइक्रो पढ़ा लिया है, ठीक है। अब मैं आपको इतनी गारंटी दे रहा हूं, बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है। अगर मैंने मैक्रो पढ़ाया तो इसके अधिकांश बिंदुओं को मैं खुद ही देखेगा, इसको कैसे यहां अप्लाई करता हूं, आप खुद उसको जो है बेहतर तरीके से समझ के निकल देंगे। इन्फ्लेशन की ही बात करेंगे तो इन्फ्लेशन में आपको इसको जो है इसमें यूटिलाइज कराएंगे, बस इसका प्रयोग ही इधर है, ठीक है। कोई भी तनाव नहीं लेना है, तो उस द्वंद्व से बाहर आ जाइए। क्लियर कट हुआ? तो आज हम यहीं पर पॉज लेंगे और कल से प्रॉपर सिलेबस की शुरुआत। जो कहानी हमने बताई है, इस कहानी को आप देखते हैं, छोटे छोटे बिंदुओं से खोलते हुए आगे की तरफ को बढ़ते हुए जाएंगे। तो सभी को धन्यवाद, शुभ रात्रि। अब जो है तैयारी क्या करिए, लेवल बढ़ा लीजिए डट के। धन्यवाद।